हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीआरआई। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे आपके पहले क्लास के लिए। आज अकाउंटेंसी के इस पहले लेक्चर में हम बात करेंगे अपने पहले यूनिट की। आई होप आपने सिलेबस वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने पहले यूनिट की तरफ मूव करते हैं और हमारा जो पहला यूनिट है वो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, शुरुआत करेंगे सबसे पहले मीनिंग के साथ। मीनिंग की अगर बात करें, व्हाट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के साथ काम नहीं करता है, जो काम करता है सर्विस मोटिव के साथ, उसको हम कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ओके। सो एक बार आपके सामने पीपीटी पे लिखा हुआ है, उसका मीनिंग वो भी पढ़ लेते हैं। A not-for-profit organization is defined as an organization whose primary aim to provide a service to its members for the welfare of group or society, right? तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के साथ समझे ना तो ज़्यादा बेहतर ढंग से हम समझ पाएंगे। राइट, एग्जाम्पल इसके क्या क्या है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। जैसे स्कूल्स हो गए, है ना, हॉस्पिटल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट्स हो गए, है ना, ट्रेड यूनियंस हो गए, वेलफेयर सोसाइटीज़ हो गए। तो ये सब आपका है एग्जाम्पल नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ बोलेंगे। ठीक है, तो इनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है अपने जो इनके मेंबर्स हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करना, उनका वेलफेयर करना। प्रॉफिट कमाना इनका मोटिव नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है तो जो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस हैं उनके मुकाबले में इनका जो अकाउंटिंग का सिस्टम है ये भी थोड़ा सा अलग होगा। इनके अकाउंट्स के जो नाम है वो भी उनके अकाउंट से थोड़े से अलग होंगे। राइट, अकाउंटिंग करना सेम होगा लगभग, बट जो नाम है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने मतलब समझ लिया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना ना हो करके सोशल सर्विस होता है या अपने मेंबर्स की सेवा करना होता है, दैट इज कॉल्ड एनपीओस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। राइट, फीचर्स अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहला है यहाँ पे द एम इज टू प्रोवाइड सर्विस टू इट्स मेंबर्स, जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया। इसके मेंबर्स की बार बार हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना या सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना। तो एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एक चैरिटेबल ट्रस्ट का या एक जिम खाना का एग्जांपल ले लीजिए। जिम खाना जो होता है उसमें मेंबर्स एडमिशन के टाइम पे ना फ़ी जमा करते हैं, जिसको आप कह सकते हैं एडमिशन फ़ी कह सकते हैं। राइट, तो जिम होगा उसका सोल मोटिव क्या होगा कि जो उसके मेंबर्स है जिन्होंने एडमिशन फ़ी दे करके मेंबरशिप हासिल किया है उनको सर्विस प्रोवाइड करना। राइट, तो इस तरीके से ये एनपीओस काम करते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें सेकेंड फीचर की या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, विशेषताएं बोल लीजिए, तो ये है दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एट चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटीज एंड सब्सक्राइबर्स टू सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर्स। ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में बनाए जाते हैं और इसमें जो लोग होते हैं उनको हम सब्सक्राइबर्स कहते हैं, जो कि फ़ी दे करके एक मिनिमम फ़ी होता है। उस फ़ी का भी मोटिव ये नहीं होता कि फ़ी से वो चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर वो जो भी ट्रस्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ अपने प्रॉफिट कमाएगी, नहीं, उन्हीं पैसों से उनको सर्विस प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो उन पैसों को जो लोग देते हैं मेंबरशिप हासिल करते हैं उनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर्स। एक एक करके इनको आगे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो तीसरा फीचर है वो है इनका जो अफेयर्स होता है, इनका जो काम काज होता है वो कौन देखता है। तो जो हमारे एनपीओज हैं इनके जो काम काज को देखने के लिए एक टीम बनाई जाती है और ये टीम उन्हीं के मेंबर्स के द्वारा चुनी जाती है। उसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स मिलकर के एक कमेटी को चुनेंगे जिनको हम मैनेजिंग कमेटी या एग्जीक्यूटिव कमेटी कहेंगे और यही उस ऑर्गेनाइजेशन के काम दाम को देखेगा। राइट, ओके। नेक्स्ट है फोर्थ फीचर। फोर्थ फीचर है कि ये जो मेन सोर्स जो होता है इनके इनकम का,
वो कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से आता है इनको काम करने के लिए। ऐसे फोकट में सर्विस थोड़ी ना प्रोवाइड करेंगे, पैसा भी तो चाहिए। और कह रहे कि प्रॉफिट भी नहीं कमाएंगे तो पैसा आमदनी आएगा कहाँ से अपने लोगों को सर्विस देने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स को सर्विस देने के लिए। तो ये पैसा जो आता है, अभी मैंने बताया कि सब्सक्रिप्शन के रूप में आता है, डोनेशन के रूप में आता है, एडमिशन फ़ी के रूप में आता है ना, लेगेसीज के रूप में आता है, ग्रांट्स के रूप में आता है, और इन्वेस्टमेंट जो होता है वहाँ से इनकम आता है। एक एक करके इन टर्म्स को आगे हम समझेंगे। पांचवा जो इसका फीचर है वो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जो फंड रेज करते हैं वो बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज से करते हैं, और इन फंड्स को कैपिटल फंड या जनरल फंड भी कहा जाता है। और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं अभी हमने ऊपर पढ़ा, डोनेशन, लेगेसी, सब्सक्रिप्शन, एडमिशन फीस वगैरह। सिक्स्थ इसका जो फीचर है वो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो सरप्लस जनरेट करते हैं, राइट, ये सरप्लस ना इनके एक्सपेंडिचर से जब ज़्यादा इनका इनकम हो जाता है उसको सरप्लस कहते हैं। समझेंगे, कैसे समझेंगे? फॉर एग्जांपल एक एनपीओ है जिसको पूरे साल में फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपीज़ आता है, राइट, कितने, 2 लाख रुपए आते हैं, सॉरी पेन ठीक से चल नहीं रहा है, और इनका जो खर्चा है वो 1.5 लाख है। कितना है? 1.5 लाख है। तो ये जो एक्स्ट्रा 50,000 है ना बच गया, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो गया इनकम, इसी को हम कहेंगे सरप्लस। ठीक है, ओके। और ये जो सरप्लस होता है क्या इनके मेंबर्स के बीच में बांट लिया जाता है? नहीं, बिल्कुल बांटा नहीं जाता है। इसको फिर वो रिजर्व में डाल देते हैं, ठीक है, जिसको हम जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व कहते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। सातवां है, द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। एनपीओ जो रेपुटेशन हासिल करते हैं, इनको इनको जो सोसाइटी में इतना रेपुटेशन मिलता है, इज्जत मिलता है, वो कैसे अर्न करते हैं? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो ये एक फीचर है। देन इनका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अब एक जैसे जो प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट, जैसे कोई कंपनी हो गया, है ना, उनका जिनका मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, इनको फाइनल अकाउंट्स बनाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इनके फाइनल अकाउंट्स में होता है। जैसे शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इनके खुद के कस्टमर्स हो गए। लेकिन जो एनपीओ होते हैं ये अकाउंटिंग क्यों करते हैं? क्या इनको भी शेयर होल्डर्स को दिखाना पड़ता है, क्रेडिटर्स को दिखाना पड़ता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग करना इनके लिए स्टैट्यूटरी हो जाता है, या फिर हम कहें कि मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि इनको शेयर होल्डर्स वगैरह को नहीं दिखाना है, बट ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है इनकी कि संवैधानिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इनको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो ये कुल मिलाकर के इनके फीचर्स थे। ठीक है, एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं क्या क्या हमने अभी तक देखा। सर्विस प्रोवाइड करना इनका एम होता है, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं इसके? हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, सोसाइटीज़ हो गए, राइट। इसके अलावा इनका जो काम धंधा मैनेज करती है उस कमेटी को हम एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं या फिर मैनेजिंग कमेटी कहते हैं। उसके अलावा जो मेन सोर्स है इनके इनकम का वो सब्सक्रिप्शन है, लेगेसीज है, डोनेशंस है ना। उसके अलावा ग्रांट्स हैं, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स है। देन ये जो फंड रेज करती है उसको कहाँ पे ये डालती है? कैपिटल फंड में या जनरल फंड में डालती है। सरप्लस जो इनका एक्स्ट्रा हो जाता है, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा जब इनकम हो जाता है, जिसे सरप्लस कहते हैं, तो ये अपने मेंबर्स के बीच में नहीं बांटते हैं बल्कि इनको फंड में ऐड कर देते हैं। ठीक है, जिस कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। देन जो अकाउंटिंग करना इनके लिए मैंडेटरी, किस तरीके से मैंडेटरी है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये कुल मिलाकर के सारे फीचर्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टर्म आपको दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन। नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा देखिए, जब से यूट्यूब का दौर आया है ना, सोशल मीडिया इतनी स्ट्रांग हो गई है, सबको पता है यूट्यूब क्या होता है, और सबको कुछ और पता होना हो, सब्सक्राइबर्स ज़रूर पता होता है ना। बहुत सारे चैनल्स होंगे, आपने देखा होगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा मतलब होता है सब्सक्राइब करने का, कि किसी संस्था के साथ, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाना, राइट। तो अगर आप किसी एनपीओ के साथ जुड़ते हैं, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं, तो आपको एक मिनिमम सा फी देना पड़ता है, जिसको हम
सब्सक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एक फी होता है जो कि एनपीओ अपने मेंबर से कलेक्ट करती है और वो एनुअल बेसिस पे कलेक्ट करती है, हर साल दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन दान होता है जो कि एक गिफ्ट के रूप में कोई ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करता है, अपने मेंबर से भी कर सकता है या नॉन मेंबर से भी कर सकता है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब चंदा होता है, डोनेशन का मतलब दान होता है। दोनों में फ़र्क क्या है, सब्सक्रिप्शन मेंबर से कलेक्ट किया जाता है और एनुअल बेसिस पे कलेक्ट किया जाता है। डोनेशन जब मर्जी होगी सामने वाले की तब वो देगा, ठीक है। और ये डोनेशन स्पेसिफिक डोनेशन भी हो सकता है, जनरल डोनेशन भी हो सकता है। स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन का मतलब क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन किसी खास मकसद से वो दान दिया जाएगा और उसी काम में उस डोनेशन को यूज़ किया जाएगा। अगर हम जनरल डोनेशन की बात करें तो उस डोनेशन का यूज़ ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम को करने में किया जा सकता है, राइट। देन हम बात करेंगे लेगेसीज की। लेगेसीज क्या होता है, लेगेसी को हिंदी में हम कहते हैं वसीयत। क्या कहते हैं, वसीयत। आपने फिल्मों में सुना होगा कि हमारे बाप दादा ने हमारे लिए इतनी लेगेसी वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं। तो लेगेसी ऐसे डोनेशन को कहते हैं जब कोई इंसान के आगे पीछे कोई नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल रतन टाटा, उन्होंने शादी नहीं की, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर वो चाहे तो किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सारी संपत्ति दे के जा सकते हैं अपने मरने के बाद। तो वो कह सकते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है ये फलाने ऑर्गेनाइजेशन की हो जाएगी, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लेगेसी माना जाएगा, राइट। तो लेगेसी हम ऐसे अमाउंट को रेफर करते हैं लेगेसी के माध्यम से जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को किसी पर्सन द्वारा उसके विल में दिया जाता है, यानी कि वसीयतनामा हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके मरने के बाद उसको दिया जाएगा। तो लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगा, एनपीओ के लिए क्या होगा, इनकम होगा, सीधी सी बात है। और इसको कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। देन हम बात करेंगे लाइफ मेंबरशिप फी की। नाम से पता चल रहा है लाइफ मेंबरशिप फी सब्सक्रिप्शन एनुअल बेसिस पे हर साल दिया जाता है। लाइफ मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो पूरे लाइफ टाइम के लिए आप एक बार फी दे देते हैं, ठीक है। इसको हम लाइफ मेंबरशिप फी कहते हैं। लम सम अमाउंट एक ही बार में आपने पूरे जीवन भर के लिए दे दिया। आपने फॉर एग्जांपल आपके शहर में कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपने बोला कि सर मैं आपके ट्रस्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ और मैं पूरे लाइफ टाइम का फ़ी एक बार में दे दूंगा। और आपने कुछ अमाउंट जो भी उन्होंने बताया उसको दे दिया। उसके बाद आप आजीवन उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य बने रह सकते हैं। इसी को हम कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ठीक है। और इसको भी कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। देन बात करेंगे एंट्रेंस फी की। एंट्रेंस फी नाम से पता चल रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेने के लिए, एडमिशन के लेने के लिए जो पैसा आपको दिया जाता है उसको हम एंट्रेंस फी कहते हैं और इसको भी कैपिटल फंड में ऐड किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और बेसिक टर्म्स को जानेंगे। सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट, ठीक है। सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट, आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एसेट थे। फॉर एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर था, एसी था, सोफा था, है ना। वो अब पुराना हो गया, उसको आपने बेच दिया। इसी को हम कहते हैं सोल्ड ऑफ एन सेल ऑफ एन ओल्ड एसेट। अब अच्छा एक बात बताइए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो असेट है क्या आप उसको हर साल बेचते हैं? ऐसा नहीं है। जब वो पुरानी हो जाती है चीज़ तब हम उसको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज खरीदा, उसको 3 साल 4 साल यूज़ किया, उसके बाद आपने बेच दिया। तो जब आप बेचेंगे तो हो सकता है कि उतना पैसा नहीं मिले जितने में आपने उसको खरीदा था, बट कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ना, कुछ तो स्क्रैप वैल्यू आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल 14,000 में खरीदा था तो हो सकता है 3,000 मिले, 4,000 मिले, बट मिला ना, तो वो भी आपके लिए रेवेन्यू ही हुआ, आपके लिए इनकम हुआ, ठीक है। इसको हम कहाँ पे दिखाते हैं, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में तो इसको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी इसको हम दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, रेवेन्यू नेचर का नहीं होता है, हमारा कैपिटल नेचर का होता है। ओके, नेक्स्ट है सेल ऑफ पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकल्स बना है पीरियड से। पीरियड यानी कि जो एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद हो सकता है 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हर 2 महीने बाद, या हर महीने। इसको हम पीरियोडिकल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका मैगजीन ले लीजिए कोई, है ना।
तो हर मासिक पत्रिका आती है, तिमाही पत्रिका आती है, त्रैमासिक जिसको बोलते हैं। तो ऐसे आइटम्स, ठीक है, जो कि सर्टेन पीरियड के बाद आती है, हम उसको सेल कर देते हैं, है ना। या फिर न्यूज़पेपर आपने खरीदा, जमा हो गया बहुत सारा, आपने उसको सेल कर दिया। मैगजीन आप लेते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जमा हो जाता है, बेच देते हैं। इनको हम पीरियोडिकल्स कहते हैं, और इनको भी हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, क्योंकि ये रेकरिंग नेचर के होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने शायद बोल दिया कैपिटल नेचर के होते हैं। तो देखिए, जो आपने पुराने एसेट बेचे हैं ना, वो आपने बेचे हैं, बट वो है तो कैपिटल नेचर का ही ट्रांजेक्शन, क्योंकि कभी कभी होता है, बट उससे प्रॉफिट या लॉस तो होगा ना। तो प्रॉफिट या लॉस, सॉरी, मैं प्रॉफिट एंड लॉस गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ। या तो इनकम होगा या एक्सपेंडिचर होगा, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस उस एसेट पे होगा। आप ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट करेंगे, बट उस एसेट को बेचने में प्रॉफिट या लॉस तो होगा ना। इसी वजह से हम उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उस प्रॉफिट या लॉस को दिखाते हैं। और सेल ऑफ पीरियोडिकल्स को हम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाता है। ये अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब आगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे तब, क्योंकि जितनी भी रेवेन्यू नेचर की चीज़ें हैं ना, वो हम दिखाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। ओके, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। अच्छा, यहाँ पे जो मेन टर्म समझना है वो हमको समझना है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है? तो ऑनोरेरियम का मतलब होता है, जैसे आपने रेम्यूनरेशन सुना होगा, आपने सैलरी सुनी होगी, आपने वेजेस सुना होगा, सेम उसी तरीके से होता है ऑनोरेरियम, ठीक है। बस वो बात एक ही है, हुई सैलरी ही, हुआ फीस ही, बट अलग अलग लोगों के केस में हम इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी वर्कर से काम कराया तो आप उसको वेज पे करते हो, मजदूरी देते हो। आपने अपने एम्प्लॉय से काम कराया तो आप उसको सैलरी देते हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार से जब आप अपने गेस्ट परफॉर्मर को कोई पैसा प्रोवाइड करते हो सर्विस लेने के बदले में। फॉर एग्जाम्पल, आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑडिटर आ गया, राइट। अब वो 12 महीने आपके यहाँ काम नहीं करता है, आपको जब ऑडिटिंग की जरूरत पड़ी तब आपने उसको बुलाया और आपने उसके बदले में उसको उसका चार्ज दिया, फीस दिया, उसी को हम कहते हैं ऑनोरेरियम, ठीक है। ओके, एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड का मतलब होता है, इट इज इंक्लूडेड इन द लायबिलिटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट एंड रेफर्स टू अ गिफ्ट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पैसा मिले, इसी को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसा मिले, कुछ एड मिले, कुछ मदद मिले, उसको हम कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनपीओज, कि एनपीओ में हमें कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बट क्या सिर्फ ये 3 अकाउंट्स बनाने हैं? इसके अलावा और कुछ कैलकुलेशन हमको नहीं करना होता है? नहीं, बिल्कुल करना होता है। ये जो मेन अकाउंट्स आपको एनपीओ में बनाने हैं वो यही तीनों है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। इन तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी सबसे पहले समझते हैं कि किस सीक्वेंस में हम अकाउंटिंग करेंगे, ठीक है। अगर सीक्वेंस की बात करें कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट प्रिपेयर होगा। ओके ओके, देन फंड बेस्ड अकाउंटिंग हम अभी सीखने वाले हैं। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे, उनको कैसे हम ट्रीट करेंगे, उनका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो हम सीखेंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करें, डोनेशन, कंज्यूमेबल गुड्स एक्सेट्रा। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे और देन हम फाइनली बैलेंस शीट के बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। चलिए देखते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ना, वो एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जो कैश बुक में कैश जितना हमने रिसीव किया और कैश जितना हमने पे किया, वो सारे के सारे हम कहाँ पे शो करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समरी होता है कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स का
जो कि वेरियस हेड्स में हमने खर्च किए हैं या हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज द समरी ऑफ विच अकाउंट, तो आप क्या बोलेंगे? कैश बुक। कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होता है कैश बुक का, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो पूरा समराइज पिक्चर देता है कि कितना हमने कैश रिसीव किया और कितना हमने कैश में पेमेंट किया है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम हर तरीके के ट्रांजेक्शन्स को शो करते हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो। अच्छा, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर बोलने से आपको क्या समझ में आया? अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कैपिटल नेचर होता है, क्या रेवेन्यू नेचर होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं फीचर एक बार, किसका? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो पहला है कैश बुक के सिमिलर होता है, ठीक है, जहां पे रिसीट हम डेबिट साइड में दिखाते हैं और पेमेंट हम क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज योर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज योर अमाउंट कॉलम, दिस इज योर अमाउंट कॉलम, दिस इज पर्टिकुलर्स, ओके। तो यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट साइड। तो जितने भी रिसीट है वो हम कहाँ दिखाएंगे? ऑब्वियसली डेबिट साइड में दिखाएंगे यहाँ पे, और जितने भी पेमेंट्स है वो कहाँ पे दिखाएंगे? तो वो दिखाएंगे यहाँ पे, राइट, ओके। देन सेकेंड फीचर की अगर बात करें तो ऑल रिसीट एंड पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। यहाँ पे जितने भी रिसीट हुए, जितने भी पेमेंट हुए, वो सब दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी पीरियड का हो। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे, 2024 की अगर बात करें, ठीक है, तो 2024 वाले साल में 2024 के लिए अगर कुछ कैश रिसीव हुआ है वो दिखाएंगे। 2023 का अगर 2024 में हुआ होगा वो भी 2024 वाले रिसीट एंड पेमेंट में दिखाएंगे, और 2024 में ही 2025 के लिए कुछ एडवांस मिल गया होगा वो भी हम दिखाएंगे इसमें। तो रिगार्डलेस ऑफ टाइम पीरियड, हम जितने भी पैसे किसी पर्टिकुलर ईयर में मिले हैं, चाहे वो पिछले साल के लिए मिले हो, पिछले साल का बकाया मिला हो, अगले साल का एडवांस मिला हो, वो सारे के सारे हम उस साल में दिखा देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर आर सर्टेन टर्म्स इंक्लूडेड। तो चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, दोनों तरीके के इन रिसीट को या दोनों तरीके के पेमेंट को हम शो करेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। अभी कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर क्या है अगले स्लाइड में हम इसको समझेंगे। नॉन कैश आइटम सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम ही इसका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, और क्योंकि हमको पता है कि ये कैश बुक का समरी है, तो जितने भी नॉन कैश आइटम्स है ना उनको बिल्कुल भी शो मत करिएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है, इसको हम शो नहीं करेंगे, केवल कैश एक्सपेंडिचर, कैश रिसीट, कैश पेमेंट को ही शो करेंगे, ओके। नो डिफरेंस बिटवीन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेड आउट इन कैश और थ्रू अ बैंक ट्रांजेक्शन। अब चाहे आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया हो चाहे आपने कैश के थ्रू पेमेंट किया हो, आप उसको शो कहाँ पे करेंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ही, ठीक है। अलग से कोई बैंक कॉलम या कैश बुक के लिए कैश कॉलम नहीं ओपन होगा। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे आपने चेक के थ्रू पे किया हो चाहे आपने कैश के थ्रू कैश के थ्रू पे किया हो, या आपको कैश मिला हो या आपको चेक मिला हो, वो आपको कैश ही माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फीचर्स क्या है। फीचर्स एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। कैश बुक की तरह होता है, डेबिट साइड में रिसीट दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में पेमेंट दिखाते हैं। तीसरा, रिसीट एंड पेमेंट जो होता है चाहे वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, उसमें शो करेंगे। चाहे किसी भी साल का अमाउंट उस पर्टिकुलर ईयर में मिला हो, चाहे पिछले साल का मिला हो या अगले साल के लिए मिला हो, शो कर देंगे उसमें, ठीक है, कैश रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। देन चाहे चेक के थ्रू मिला हो चाहे कैश के थ्रू मिला हो, हम कैश ही मान के चलेंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि कैपिटल और रेवेन्यू क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। एक शब्द में अगर समझने की कोशिश करें तो कैपिटल रिसीट कभी कभी प्राप्त होने वाले अमाउंट को कहेंगे, जो रेगुलर बेसिस पे ना हो, जो रेकरिंग इन नेचर ना हो, जो रेकर ना होता हो, जो बार बार रिपीट ना होता हो, उसको हम कैपिटल नेचर का बोलेंगे, ओके। रेवेन्यू नेचर के रिसीट की अगर बात करें तो ये रिपीट होता है, ये रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। लाइफ मेंबरशिप फी,
कैपिटल रिसीट है। क्यों कैपिटल रिसीट है? क्योंकि ये एक बार मिल गया, अब दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है। स्पेसिफिक डोनेशन, किसी खास काम के लिए एक बार पैसे मिल गए, बार बार थोड़ी ना मिलेगा। हो सकता है एक साल मिल गया, तो अब हो सकता है 3 साल बाद मिले, 4 साल बाद मिले या ना मिले। दिस इज स्पेसिफिक डोनेशन, दिस इज फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, दिस इज वंस इन अ वाइल, कभी कभी मिलता है, तो फिर हम इसको कैपिटल नेचर का मानेंगे, राइट। ओके। लेगेसीज की अगर बात करें तो कोई आदमी बार बार थोड़ी मरेगा, एक बार मर गया, लेगेसी उसने आपके नाम कर दी, दोबारा थोड़ी ना मरेगा, दोबारा थोड़ी ना आपको वापस से लेगेसी आपके नाम करेगा। तो क्योंकि लेगेसी एक बार होता है, एक बार कोई आदमी किसी को देगा, किसी संस्था को देगा या किसी व्यक्ति को देगा, तो ये भी कैपिटल नेचर का रिसीट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट हर साल हर महीने थोड़ी ना बेचते हैं कि हर साल हमने बाइक खरीदी बेच दी है, बाइक खरीदी बेच दिया, तो ये फिक्स्ड एसेट कैसा रह गया। ठीक है। ओके। तो ये कैपिटल नेचर के रिसीट किसको मानेंगे? जो कभी कभी होता है, जो रेकरिंग नेचर नहीं होता है। ओके। अब बात करेंगे रेवेन्यू नेचर के रिसीट्स की। सब्सक्रिप्शन एनुअल बेसिस पे मिलता है, हर साल मिलता है, रेवेन्यू नेचर का है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हर महीने आपको मिलेगा इंटरेस्ट, रेवेन्यू नेचर का है। फिक्स्ड डिपॉजिट पे इंटरेस्ट हर महीने मिलेगा, रेवेन्यू नेचर का है। ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अच्छा, आप कहेंगे कि स्पोर्ट्स मटेरियल कैसे हर साल हम बेच देंगे? ठीक है। स्पोर्ट्स मटेरियल में क्या आता है? क्रिकेट की अगर बात कर ले, बैट आएगा, बॉल आएगा, जर्सीज आएंगे, हेलमेट्स आएगा। मान लीजिए हेलमेट नहीं टूट रहा है, बॉल तो खराब होगा, बैट तो टूट सकता है, चलिए बैट नहीं टूटा, बॉल तो खराब होगा, है ना। तो जो स्पोर्ट्स मटेरियल है, पुराने हो जाते हैं, वो हर साल बिकते हैं, हर साल नए आएंगे, बिकेंगे, आएंगे, बिकेंगे, आएंगे, बिकेंगे, तो ये रेवेन्यू नेचर का रिसीट माना जाएगा, इससे जो पैसे प्राप्त होंगे वो, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कैपिटल पेमेंट की और कैपिटल सॉरी रेवेन्यू पेमेंट की। ओके। अगेन वही फंडा हमको, तरीका हमको याद रखना है कि कैपिटल नेचर के पेमेंट कभी कभी करने पड़ेंगे, रेवेन्यू नेचर के पेमेंट हमेशा करना पड़ेगा। मतलब डेली बेसिस पे करना पड़ेगा या मंथली बेसिस पे करना पड़ेगा या एनुअली बेसिस पे करना पड़ेगा, बट ये रिकरिंग इन नेचर होगा, रिपीट करेगा अपने आप को। ओके। परचेज ऑफ एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट कभी कभी करते हैं, एक बार कार खरीदा, 10 साल बाद खरीदेंगे या 5 साल बाद खरीदेंगे, हर दिन थोड़ी खरीदेंगे, हर महीने थोड़ी खरीदेंगे, हर साल थोड़ी खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। कैपिटल नेचर का ये पेमेंट माना जाएगा जो कभी कभी करेंगे। रेवेन्यू नेचर के पेमेंट की बात करें तो रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम, इंटरेस्ट, सैलरी, ये हर महीने देना पड़ेगा आपको लोगों को। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं से लोन लिया है, वो हर महीने आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, रेवेन्यू नेचर का है। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया कि कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर में क्या फर्क है। ओके। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट क्या है इसका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, आई होप विजिबल है। ओके। सबसे पहले आपको दिख रहा है टू बैलेंस बीडी। शुरू में ही हमने बताया कि जितने भी रिसीट है उनको डेबिट साइड में दिखाएंगे, जितने भी पेमेंट है उनको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस बीडी का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप 2002 में बिजनेस करते थे, ठीक है। 2002 में 20.2 हो गया, सॉरी 2002 में आप बिजनेस करते थे और 2003 आ गया, तो 2002 में जो आपने रिसीट एंड पेमेंट मैं फिर से बिजनेस मैंने बोल दिया, 2002 में आपका ऑर्गेनाइजेशन था, अब 2003 आ गया, तो 2002 में जितने भी अमाउंट आपको मिले थे, हो सकता है उसका कैश कुछ अभी भी बचा हो, तो उसको आप 2003 वाले अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ना, बिल्कुल करोगे। उसको आप कहाँ पे शो करोगे? कैश इन हैंड में या कैश एट बैंक में। अगर आपके बैंक अकाउंट में है तो कैश एट बैंक वाले कॉलम में डाल दोगे पिछले साल का बचा हुआ अमाउंट, या कैश इन हैंड डाल दोगे, ठीक है। ओके। बट ये भी तो हो सकता है कि आपका इनकम कम था, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया था, कैश बचा ही नहीं है, ऊपर से उल्टा उधार हो गया है। उधार को हम क्या कहेंगे अपने अकाउंटिंग टर्म में? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर पिछले साल का कैश बचा हुआ है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी करके, कैश इन हैंड में या कैश एट बैंक में। अगर कैश इन हैंड कैश एट बैंक था ही नहीं, एक्सपेंडिचर ही ज्यादा हो गया था, हमको लोन लेना पड़ गया था बैंक से, तो उसको कहाँ पे दिखाएंगे? बैंक ओवर ड्राफ्ट में। तो ऐसे हमारे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की शुरुआत हो जाएगी। ओके। अब हम एक एक आइटम देखते हैं। डेबिट साइड में पहले देखेंगे कि कौन कौन से हमारे रिसीट है। तो जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, अभी सब्सक्रिप्शन में क्या हम शो करेंगे?
चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे उससे अगले साल का हो, सब शो करेंगे। ओके। जनरल डोनेशन, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट डिविडेंड जनरल। तो आप देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का है, चाहे कैपिटल नेचर का है, चाहे वो किसी भी साल का है, वो सारा अगर हमको रिसीव हुआ है तो हम उसको दिखा देंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में, राइट। ओके। सेम अगर हम बात करें इधर पेमेंट साइड की, तो पेमेंट चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो कैपिटल नेचर का हो, सॉरी, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो किसी भी साल का हो, हम दिखा देंगे पेमेंट साइड में। तो एक एक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ जब मिलेगा उसमें आप उसको देख लीजिएगा। अब बस एक मोटा मोटा नज़र दौड़ा लीजिए। रेंट क्योंकि हमको देना पड़ता है तो वो हमारे लिए पेमेंट है। रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कुरियर, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फी, ऑनरेडियम, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड, कन्वेंस एंड न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स, ये सारे के सारे क्या है आपके एक्सपेंडिचर में कह रहा हूँ, पेमेंट है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, इस साइड में भी देख लेते हैं। जो आपका लॉकर रेंट हो गया, डेबिट साइड में देख लीजिए। डेबिट साइड में अगर हम बात करें तो लॉकर रेंट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉकर भी चलाता है। लोग आकर के अपने अपने कीमती सामान वहाँ पे रखते हैं, उसके लिए हमको रेंट पे करते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक जो होती है ना, बैंक में लॉकर होता है, सेम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी है, आप मान लीजिए। तो लॉकर से प्राप्त रेंट हमको, हमारे लिए रिसीट है तो हम दिखा देंगे रिसीट साइड में। सेल ऑफ स्क्रैप, बचा कुचा जो भी रद्दी था वो बेचा, उसके से पैसे आ गए, रिसीट साइड में दिखा दिया। चैरिटी शो हमने किया, उससे पैसे आ गए, वो दिखा दिया। मिसलेनियस अलग अलग फंड से रिसीट आ गया, वो दिखा दिया। ग्रांट मिल गया, लेगेसी मिल गई, स्पेसिफिक डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सब कुछ हमने इधर दिखा दिया। सेम अगर हम पेमेंट साइड की बात करें, वेट, पेमेंट साइड की बात करें तो परचेज हमने कर लिया, हमने एसेट, वो हमारे लिए पेमेंट है, दिखा दिया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कर लिया, वो हमारे लिए पेमेंट है, वो हमने वहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा ओवरऑल जो था रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या था, फॉर्मेट था। ओके। अब नीचे जो बैलेंसिंग होगा फिगर, वो क्या आएगा? अगेन यहाँ पे क्या होगा, या तो आपका इनकम ज़्यादा हो जाएगा या एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अगर 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 वेट, अगर हमारा इनकम ज़्यादा हो गया, इनकम ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर कम हो गया, यानी कि कैश इन हैंड का सिचुएशन उपलब्ध हो जाएगा, तो हम इधर दिखाएंगे। अगर इनकम साइड ज़्यादा हो गया, एक्सपेंडिचर साइड कम है, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे बनेगा, तो हम बाय बैलेंस सीडी करके यहाँ पे कैश इन हैंड, कैश बैंक दिखा देंगे। अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया, इनकम कम हो गया, तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा, और जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन होगा। तो सिंपल समझ में आया। रिसीट ज़्यादा है, पेमेंट कम है, तो कैश इन हैंड रहेगा, पॉजिटिव बैलेंस रहेगा। पेमेंट ज़्यादा है, रिसीट कम है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का सिचुएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या था, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट था। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में हमने क्या सीखा कि चाहे वो रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, दोनों तरीके के रिसीट और पेमेंट को दिखाएंगे, चाहे वो किसी भी साल का हो, इस साल का हो, अगले साल का हो, या पिछले साल का हो। इस साल में हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में उसको शो कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग की। बात करें अगर हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग की, तो नाम से पता चल रहा है इसके, फंड बेस्ड अकाउंटिंग एक ऐसा डोनेशन, आप समझ लीजिए ऐसा फंड जो कि किसी स्पेशल काम के लिए आपको मिला है, उन पैसों का इस्तेमाल आप सिर्फ उसी काम के लिए कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, राइट। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, स्पोर्ट्स फंड, प्राइज फंड। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन को कुछ पैसा मिला कि आप क्रिकेट मैच, क्रिकेट टूर्नामेंट करवाइए। आपने क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने के लिए आपको जो पैसा मिला है ना, आप सिर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पे ही खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार के जो अकाउंटिंग होते हैं उनको हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लेंगे और वहां से समझेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, क्वेश्चन पढ़ेंगे सबसे पहले। द स्पोर्ट्स फंड हैज अ बैलेंस ऑफ ₹1 lakh which stands
इन्वेस्टेड एज फिक्स्ड डिपॉजिट इन अ बैंक अर्निंग 8% इंटरेस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो स्पोर्ट्स फंड में बैलेंस है वो 1 लाख रुपए है, जिसको वो बैंक में जमा कर देता है और जिसपे उसको 8% इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। और एक्सपेंस जो होता है स्पोर्ट्स प्राइज बांटने में वो आता है 7,000 रुपए का। तो आपको बताना है कि अब कितने पैसे बचे हुए हैं स्पोर्ट्स फंड में। तो देखिए स्पोर्ट्स फंड में पैसे कितने थे, 1 लाख रुपए। बैंक में अब उस ऑर्गेनाइजेशन ने चालाकी क्या किया कि अपने पास उस पैसे को नहीं रखा, अपने पास रखने पे वो पैसा 1 लाख का 1 लाख ही रहता, उसने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बैंक वालों ने 8% उसको इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने 8,000 रुपये इंटरेस्ट दे दिए 8% के हिसाब से। अब स्पोर्ट्स फंड में 1 लाख रुपए से बढ़ करके पैसा कितना हो चुका है, 1,08,000। प्राइज बांटने पे पैसा खर्चा हुआ कितना, 7,000 रुपये का, माइनस कर दीजिए एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर 7,000। अभी भी कितना बचा हुआ है स्पोर्ट्स फंड में पैसा, 1,01,000। इस पैसे को हम कहाँ पे शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स साइड में नहीं करेंगे, लाइबिलिटीज साइड में करेंगे। लाइबिलिटीज क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लाइबिलिटी है, दायित्व है इन पैसों से उसको क्रिकेट टूर्नामेंट या कोई अदर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज करना है या कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना। तो एसेट नहीं है ये। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग को हम किधर दिखाते हैं, फंड्स को किधर दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। आई होप आपको ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग समझ में आया होगा। सिर्फ और सिर्फ उसी स्पेसिफिक काम के लिए उन पैसों को हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड। फंड को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। देखिए सबसे पहला है रेस्ट्रिक्टेड फंड, सेकंड है अनरेस्ट्रिक्टेड फंड, थर्ड है फिक्स्ड एसेट्स फंड, फोर्थ है इंडोमेंट फंड, फिफ्थ है डेट और लोन फंड। एक एक करके सबको हम पढ़ेंगे। रिस्ट्रिक्टेड फंड की अगर हम बात करें तो ऐसे फंड जिनका इस्तेमाल आप हर किसी काम के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ उसी काम के लिए कर सकते हैं जिसके लिए आपको वो पैसे प्राप्त हुए हैं। जैसे वो स्पोर्ट्स फंड अपने हमने पीछे एग्जांपल में देखा, उस प्रकार के फंड को हम रेस्ट्रिक्टेड फंड कहते हैं। बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन होता है कि जिस काम के लिए आपको पैसे मिले हैं आप केवल उसी काम पे उन पैसों को खर्च कर सकते हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का, रिस्ट्रिक्टेड का उल्टा, आपको जिसके लिए मिला आपको जो फंड मिला है वो आप किसी भी काम में कर सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी काम में उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं उन काम को करने के लिए। ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स फंड, ऐसे फंड जिनका इस्तेमाल आप केवल और केवल फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करने में कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं फिक्स्ड एसेट फंड। एंडोमेंट फंड, ऐसे फंड जिनको जो आपको गिफ्ट या लेगेसी के रूप में मिला है, ऐसे फंड्स को हम कहते हैं एंडोमेंट फंड। किसी ने अपनी वसीयत आपके नाम कर दी, किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया, इन फंड्स को हम एंडोमेंट फंड कहते हैं। ठीक है। डेट और लोन फंड किसे कहते हैं, इन फंड का इस्तेमाल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए। अब कौन से लोगों को लोन प्रोवाइड करने के लिए, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी स्टूडेंट को, यानी कि बिजनेस को लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, ये भी सर्विस मोटिव से ही लोन प्रोवाइड करेगी। विद्यार्थियों को लोन दे दिया, यूनिवर्सिटीज़ को दे दिया, स्कूल्स को दे दिया। तो इस प्रकार जो वो लोन प्रोवाइड करेगी, ऐसे फंड्स को हम कहते हैं डेट और लोन फंड्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है, उनके ट्रीटमेंट को लेकर के हम पढ़ेंगे कि कैसे उनका ट्रीटमेंट होता है। ओके ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो पिछले साल का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो आने वाले साल का सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो, वो हम सब जोड़ करके दिखाते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते हैं। केवल और केवल करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम दिखाते हैं। इसके लिए आपको आना चाहिए कि करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन को हम कैसे निकालें, कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो सब्सक्रिप्शन आपको पर्टिकुलर ईयर में मिला वो यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, देन उसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे और दो चीज़ें लेस करेंगे। ऐड क्या करेंगे, इस साल का
सीधा सीधा सा समझिए, सीधा फंडा समझिए सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने का। जो करंट ईयर का है ना, चाहे वो मिला है चाहे नहीं मिला है, वो करंट ईयर में ही दिखाएंगे। और जो पिछले साल का था या जो अगले साल के लिए मिला है उसको घटा देंगे। नहीं समझ में आया? फिर से समझिए। 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, मान लीजिए 3 लोग हैं, राम, श्याम और इधर लिख देते हैं आकाश। अब हमें राम का सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना है, राइट? तो राम के सब्सक्रिप्शन में जो राम का है वो हम दिखाएंगे, और जो श्याम वाला है और जो आकाश वाला है वो घटा देंगे। ठीक है? आकाश को हम मान लेते हैं प्रीवियस ईयर, राम को हम मान लेते हैं करंट ईयर, और श्याम को हम मान लेते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है? ये मान लेते हैं 2001, ये मान लेते हैं 2002 और ये मान लेते हैं 2003। माफ करिएगा ये हैंडराइटिंग के लिए, क्योंकि ये पेन सही से काम करता नहीं है टैब पे लिखने में। तो 2002 करंट ईयर है, 2001 प्रीवियस ईयर है और 2003 नेक्स्ट ईयर है। हमें निकालना है 2002 का। तो 2002 वाले में चाहे वो मिला हो या नहीं मिला हो, मिला हो या नहीं मिला हो से क्या मतलब है, चाहे वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो। ऐसा बोला गया कि हम आपको 2000 रुपये अगले साल देंगे, तो वो अगले साल बताया ना उसने कि अगले साल देगा, उसको भी हम इसी साल जोड़ देंगे। अब अगले साल जब वो देगा ना, उसको वहां से घटा देंगे। ठीक है? इतना फंडा आप समझ लीजिए। चलिए अब इसको मैं मिटाता हूँ, वापस से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बताया क्या। इसको मिटाते हैं। ओके, सो सब्सक्रिप्शन फॉर रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर जो मिला यहाँ पे दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल हमें एडवांस में रुपया दे दिया गया था अगले साल के लिए। यानी कि ये जो करंट ईयर चल रहा है ना, इसका पैसा हमें पिछले साल ही उन्होंने दे दिया था, हमारे मेंबर्स ने, कि सर ये रखिए पैसा अगले साल का। तो पिछले साल में हम इस एडवांस को हमने नहीं जोड़ा होगा, तो इस एडवांस जो एडवांस करंट ईयर के लिए हमें पिछले साल मिल गया था, इसको हम इस साल जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आया। 2002 मान लीजिए करंट ईयर है फॉर एग्जाम्पल, तो 2002 ये जो करंट ईयर है ना, इसका पैसा हमें 2001 में ही दे दिया गया था कि सर 2002 जब आएगा ना, इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो एडवांस मिला ना, वो करंट ईयर में जुड़ेगा। ओके, इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग। क्या बोलते हैं? एडवांस इन द बिगिनिंग। ओके ओके, सो एडवांस इन द बिगिनिंग या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इन एडवांस, इसको इस साल में ऐड कर देते हैं। तो इस साल जो पैसा मिला था उसमें हम क्या ऐड करेंगे? पिछले साल जो एडवांस हमें इस साल के लिए मिला था उसको। ठीक है? नेक्स्ट, और क्या चीज ऐड करेंगे भाई? इस साल के अंत में जो पैसा बकाया रह गया, हमें पता है कि इस साल राम ने हमें 10,000 रुपये देने थे, उसने 5,000 कैश दे दिया, 5,000 बोला कि सर अगले साल देंगे। वो 5,000 जो उसने बोला कि अगले साल देंगे, उसको देना किस साल था? इसी साल देना था ना। भले ही उसने दिया नहीं, तो अमाउंट जो हो गया वो आउटस्टैंडिंग हो गया, बकाया रह गया। बट बकाया रह गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसी साल उसको शो करेंगे। और जब वो अगले साल देगा ना कि सर पिछले साल बकाया रह गया था, इस साल ले लीजिए, वहां से उसको घटा देंगे, सिंपल। हम ये नहीं चाहते कि भाई अगले साल देगा तो उसको हम वापस से लाके यहाँ पे नोट करेंगे, नहीं। हमको मालूम है कि वो देगा ही देगा अगले साल, तो हम इसी साल उसको ऐड कर देते हैं। अगले साल जब वो देगा माइनस कर देंगे वहां से। समझ में आया? तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन में जो अमाउंट बिगिनिंग में, यानी कि पिछले साल एडवांस दे दिया गया था इस साल के लिए, उसको ऐड कर देंगे। और इस साल जो अंत में बकाया रह गया,
जो अगले साल वो हमको देगा नेक्स्ट ईयर में, उसको भी हम इसी साल ऐड कर देंगे। तो दो चीज़ें ऐड करते हैं, एडवांस इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। क्या दो चीज़ें ऐड करते हैं? एडवांस इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और इसी का उल्टा दो चीज़ें हम घटा देते हैं। कौन कौन सी चीज़ें घटाते हैं? तो नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। सिंपल, पहले क्या था जिसको हमने जोड़ा था? वो था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब ये घटा रहे हैं किसको? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए जो एडवांस उसने हमें इस साल दिया ना, उसको हम घटा देंगे। हम क्यों इस साल जोड़े भाई? वो अगले साल का पैसा है, उसको अगले साल में जोड़ेंगे। ओके, तो अभी घटा दिया। एक और चीज घटाएंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल के अंत में ना कुछ बकाया पैसा रह गया था, तो हमने तो उसको उसी साल जोड़ दिया होगा। वो पैसा मिला इस साल, तो इस साल क्या करेंगे? घटा देंगे। ओके, तो दो चीजें ऐड की हमने, एडवांस इन द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड, और दो चीजें हमने घटाई, एडवांस एट द एंड और आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। आई होप आपको सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये फंडा बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस सब्सक्रिप्शन जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देंगे। समझ में नहीं आया तो वापस से एक बार फिर से वीडियो को जरूर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे सब्सक्रिप्शन पे, फिर हमको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है? एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन मार्च 31st 2012, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। 31 मार्च 2012 का ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि जो जनरली हम अकाउंट्स बनाते हैं वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च बनाते हैं। ठीक है, तो ये ईयर एंड का यहाँ पे हमको दिया गया है इंफॉर्मेशन। बोल रहा है कि 31 मार्च 2012 को जो सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ ना पूरे साल में, वो हुआ 2,50,000 और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? सबसे पहला देखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2011। आउटस्टैंडिंग है, कब का है? 1 अप्रैल 2011 का है, यानी कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है। ये पिछले साल का बकाया है, तो पिछले साल तो हमने इसको जोड़ा ही होगा ना। इस साल क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो मैं बस यहाँ पे लेस का सिंबल बना रहा हूँ, पहले में लेस करेंगे। ओके, वेट, चलिए समझ जाइएगा। सेकेंड, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2012। इस साल के अंत में बकाया रह गया, बट इस साल के अंत में बकाया रह गया वो कौन से साल का अमाउंट बकाया रह गया? इस साल का। तो इस साल क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। तो इसको सेकेंड वाले को, अरे यार वेट अ सेकेंड, ओके, पहले वाले को माइनस करेंगे, सेकेंड वाले को जोड़ देंगे। ठीक है, अब थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2011। सब्सक्रिप्शन इस साल की शुरुआत में हमको रिसीव हुआ। इस साल के शुरुआत में रिसीव हुआ या पिछले, हाँ इस साल के शुरुआत में रिसीव हुआ। तो ये किस साल के लिए हमको मिला होगा? अगले साल के लिए, इसी साल के लिए? इसी साल के लिए एडवांस हमको मिल गया। ठीक है, तो इस 25,000 को भी क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2012। इस साल के अंत में हमको एडवांस दे रहा है, तो इस साल के अंत में एडवांस यानी कि अगले साल के लिए दे रहा है, तो उसको अगले साल जोड़ेंगे ना। इस साल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस कर दिया, तो देखिए पहला प्लस फिर माइनस, सॉरी पहला माइनस फिर प्लस, फिर थर्ड वाला भी प्लस और फोर्थ वाला माइनस। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर कितना था भाई? 2,50,000, लिख दिया 2,50,000। ऐड करेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड 35,000। देखिए 35,000 35,000 ऐड किया, सेकंड वाले को ऐड कर दिया, और किसको? थर्ड वाले को भी 25,000 ऐड किया, ऐड कर दिया। लेस किसको करना था? पहले को और फोर्थ को, तो 50,000 और 30,000 ऐड कर दिया, और फिर इसको जोड़ घटाव करने के बाद 2,70,000 हमारा सब्सक्रिप्शन निकल के आया। उम्मीद करता हूँ ये सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया होगा। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ, एक बार वापस से वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है स्टेटमेंट शोइंग गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब सेकंड जो हम कैलकुलेशन सीखेंगे कि कंज्यूमेबल गुड्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किसी न किसी प्रकार के गुड्स को कंज्यूम तो किया ही जाता है ना, चाहे वो राशन हो चाहे वो पीरियोडिकल्स हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो। तो हमें रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने के लिए चाहिए ना कि इस साल हमने कितना एक्सपेंडिचर किया किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पे। उसके लिए हम निकालते हैं गुड्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। इस पे क्या करेंगे, अमाउंट जितना भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो दिखाएंगे सबसे पहले। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हर तरह के जितने भी हमने एक्सपेंडिचर किए हैं किसी भी गुड्स पे, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो, चाहे गुड रेवेन्यू नेचर का हो, वो सब यहाँ पे दिखाते हैं। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम पर्टिकुलर ईयर का ही दिखाएंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में जो बकाया राशि रहेगा उसको ऐड कर देंगे क्योंकि वो इस साल का है। सेम सब्सक्रिप्शन वाला ही फंडा यहाँ पे काम कर रहा है, उसको ध्यान रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स को ऐड कर देंगे। एडवांस जो हमको मिला ओपनिंग के टाइम पे उसको ऐड कर देंगे, सब्सक्रिप्शन वाले में भी ऐड कर रहे थे। लेस क्या क्या करेंगे, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स और एडवांस पेड फॉर कंज्यूमेबल गुड्स एट द क्लोजिंग के टाइम पे एडवांस मिला यानी कि अगले साल के लिए। ठीक है, तो ये तीनों लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, गुड्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए क्रेडिटर्स एंड ऑफ द ईयर क्रेडिटर्स को क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड करेंगे, है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स को ऐड करेंगे और प्लस कंज्यूम जो एडवांस हमको मिला शुरू में उसको ऐड करेंगे। घटाएंगे क्या क्या, क्लोजिंग स्टॉक को घटाएंगे, एडवांस हमको जो एंड में मिला उसको घटाएंगे और शुरुआत का जो आउटस्टैंडिंग था हमारा क्रेडिटर जो शुरुआत का था उसको घटा देंगे। एक क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड, समझ में आएगा। ओके, क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2021 to 22 एंड शो इट्स ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 2021-22 के लिए कितना आपने स्टेशनरी कंज्यूम किया है वो निकालना है और प्लस साथ में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे दिखाएंगे वो बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि कितना स्टेशनरी पे खर्चा किया आपने वो दिखाइए उस साल। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी जो दिखा रहा है वो 70,000 दिखा रहा है, कहाँ पे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है। ठीक है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी की बात करें तो 1 अप्रैल 2021 को बैलेंस यहाँ पे है और 31 मार्च 2022 को यहाँ पे, यानी कि ये साल का शुरुआत है और ये साल का एंड है। ओके, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये था शुरुआत में 15,000 और एंड में था 6,000। क्रेडिटर शुरुआत में था 5100 और एंड में था 3300। अब भी हमने सीखा, सबसे पहले जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है बैलेंस उसको लिख लो। तो 70,000 रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखा रहा है, लिख लिया। फिर हम ऐड करेंगे एंड ऑफ द ईयर में जो क्रेडिटर्स है उसको हम ऐड करेंगे। तो एंड ऑफ ईयर में क्रेडिटर कितना था, 3300, ऐड कर दिया। प्लस जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है उसको ऐड करेंगे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा 5100 था उसको ऐड कर दिया। और घटा क्या क्या देंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है कितने का, 6,000 का, उसको घटा देंगे। सॉरी, कितने का है क्लोजिंग स्टॉक, हाँ 6,000 का है, उसको घटा देंगे। प्लस और क्या घटाएंगे, जो हमारा क्रेडिटर से शुरुआत में उसको घटा देंगे यानी कि 5100 का। फिर लास्ट में आपका 77,200 बैलेंस आ जाएगा। तो आपके सामने मैंने कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फॉर्मूला लिख दिया था। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वाला फंड है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो इस साल का है उसी को इस साल में जोड़ना घटाना है, नेक्स्ट ईयर वाले का यहाँ से घटा देना है, पिछले साल का भी यहाँ से घटा देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। यहाँ तक था हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और अलग अलग कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, सब्सक्रिप्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंज्यूमेबल गुड्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सब हमने सीखा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल कैसा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह काम करता है। बट यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम एनपीओ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का समरी होता है पूरे साल में जो जितना भी इनकम हुआ एक्सपेंडिचर हुआ उसका। ये सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को दिखाता है, यानी कि यहाँ पे कैपिटल नेचर के आइटम्स को आप बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। ओके, इसका जो बैलेंस होता है या तो सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है। यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते हैं, यहाँ पे सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो आप सरप्लस में है, अगर आपका एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा है तो आप डेफिसिट में है। ओके, नॉन कैश आइटम्स को के साथ भी डील करता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट केवल कैश आइटम्स के साथ डील कर रहा था, ये नॉन कैश आइटम्स के साथ भी डील करता है। ये इसमें अक्रूवल बेसिस पे भी इसको दिखाते हैं, क्योंकि इसमें हम आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस की भी बात करते हैं, इसमें हम प्रीपेड बैलेंसेस की भी बात करते हैं, तो ये अक्रूवल बेसिस को सपोर्ट करता है। ठीक है, देन इट डज नॉट इंक्लूड ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस, इसमें कोई ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता है। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का हमारा फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में देखिए, एक्सपेंडिचर साइड यहाँ हमारा डेबिट साइड होता है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट होता है ना। नॉमिनल अकाउंट हमको पता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला होता है, रूल होता है। एक्सपेंडिचर में सैलरी आपने दिया, एक्सपेंडिचर है। सैलरी में भी करंट पर्टिकुलर ईयर का ही आप लिखेंगे। अगर कोई आउटस्टैंडिंग एट द एंड है तो उसको आप ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था उसको आप लेस करेंगे। सेम वही चीज़ जैसे आपने सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट किया था, जैसे आपने कंज्यूम्ड गुड्स कैलकुलेट किया था, सेम यहाँ पे भी। रेंट आपका एक्सपेंडिचर है, इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंडिचर है। अगर आपने प्रीपेड पहले से दे रखा है उसको माइनस कर दीजिए, सॉरी उसको ऐड कर दीजिए, वो भी आपका एक्सपेंडिचर माइनस कर दीजिए। देन ऑडिट फी, वो आपका एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर है। ऑनोरेडियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सारे आपके एक्सपेंडिचर है। अगर हम इनकम साइड में है तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। अब ये कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया है तो दोबारा आपको मैं नहीं बता रहा। इंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर का होता है। डोनेशंस, अगर जनरल डोनेशन है तो, और क्योंकि स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर का होता है वो यहाँ पे नहीं दिखाते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, हॉल रेंट, सन्ड्री रिसीट, ये सब आपके इनकम है तो इनकम साइड में। अब यहाँ पे अगर देखिए इनकम साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है तो यहाँ पे आएगा डेफिसिट। ठीक है, ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे है बैलेंस शीट, जो कि सबसे लास्ट हमारा अकाउंट है। तो बैलेंस शीट हमको पता है कि बैलेंस शीट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो बैलेंस शीट होता है उसमें एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज़ होता है और कैपिटल होता है, क्योंकि हमको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो जब कभी भी एसेट से लाइबिलिटीज़ को हम लेस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, कैपिटल, जिसको कैपिटल फंड भी कहते हैं। और कैपिटल फंड जो होता है जिसको हम एनपीओ में जनरल फंड भी कहते हैं, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के बाद कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें बैलेंस शीट की तो कैपिटल फंड सबसे पहले होता है, उसमें सरप्लस को ऐड करते हैं कैपिटल फंड में, डेफिसिट को लेस करते हैं। ठीक है, देन बिल्डिंग फंड, स्पोर्ट्स फंड, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में जितने भी फंड है वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। देन फिक्स्ड एसेट्स को ऊपर यहाँ पे दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स को यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपने फिक्स्ड एसेट्स में कुछ एडिशन किए हैं, पहले 2 लाख का था 1 लाख का और ख़रीदा तो ऐड कर दीजिए, डेप्रिसिएशन हुआ तो उसको लेस कर दीजिए। फर्नीचर सेम यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स हैं। देन करंट एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स का मतलब है कि सब्सक्रिप्शन अभी आपको मिला नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मिलेगा फ्यूचर में, तो आपके लिए एसेट्स है, यहाँ पे दिखाएंगे। अक्रूड इंटरेस्ट, जो कुछ भी बाद में मिलेगा। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने पहले प्रीपेड कर दिया इंश्योरेंस प्रीमियम जमा, आपके लिए एसेट्स है, यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो प्रीपेड आपने जो प्रीपेड पेमेंट किया है वो यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि एसेट्स होता है आपके लिए। आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस आपको मिलने वाला है वो भी आपके लिए एसेट्स है, यहाँ पे दिखाएंगे। अगर आपका रेंट बकाया रह गया है, ठीक है, वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है तो यहाँ पे दिखाएंगे। सैलरी बकाया है तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इधर दिखाएंगे, और इधर आउटस्टैंडिंग इनकम्स दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कैसे कैपिटल फंड को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड बहुत ही ईजी है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बट थोड़ा सा और इसमें हम चीज़ें देखेंगे। कैपिटल फंड जो बिगिनिंग में है वो यहाँ पे लिखेंगे, सरप्लस हुआ उसको ऐड कर देंगे, सब्सक्रिप्शन अमाउंट को ऐड कर देंगे, लाइफ मेंबरशिप फी को ऐड कर देंगे, ठीक है। देन डेफिसिट अगर है या एक्सपेंडिचर है उसको लेस कर देंगे तो हमारा कैपिटल फंड निकल के आ जाएगा। तो सिंपल बात वही हुई कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज को आपने माइनस कर दिया तो कैपिटल फंड निकल करके आ गया, ठीक है। तो कैपिटल फंड में, शुरुआत के कैपिटल फंड में जितने भी रेवेन्यू है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो इनकम्स है उसको ऐड कर दिया, सरप्लस को ऐड कर दिया, लेस कर दिया डेफिसिट या एक्सपेंडिचर को, तो कैपिटल फंड निकल करके आ गया, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, फॉर दिस वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और सेशन थोड़ा लंबा है बट एक ही पूरे सेशन में हमने इसको वन शॉट में पूरा इसको कवर किया है। तो इत्मीनान से देखिए, थोड़ा ब्रेक लेकर के देखिए, कोई इशू नहीं है। और जो चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न लगी हो उसको दोबारा आकर के रिवाइज करिएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और वीडियो में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। आप रिवाइज करिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया गया होगा, वहाँ पे जाकर के आप वापस से रिवीजन करिए वीडियो देख करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।